नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड बाबा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लक्षद्वीप के बारे में। हैशटैग सेव लक्षद्वीप, हैशटैग रिवोक LDAR, ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो ट्विटर पर यहाँ पे ट्रेंडिंग में है। ये कुछ हैशटैग, तो ये किस वजह से न्यूज में लक्षद्वीप में ऐसा क्या हो रहा है जिसलिए उसको बचाने की बात चल रही है कि लोग बोल रहे हैं लक्षद्वीप को सेव करो, उस पर ट्वीट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, पीछे का पूरा मुद्दा क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इन सारी चीजों को जानेंगे आज के हम इस लेक्चर में। तो हैशटैग सेव लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगता है लास्ट संडे से, जब कांग्रेस के एक फॉर्मर MLA जिनका नाम है BT बलराम, वो एक ट्वीट करते हैं इसके रिगार्डिंग। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो एक MP है केरला से, एलामाराम करीम करके, जिन्होंने हमारे राष्ट्रपति जी को एक लेटर लिखा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है लक्षद्वीप में जिससे लक्षद्वीप को बचाने की जरूरत है। इसके साथ ही बहुत सारे लोग हैं जो अब इस हैशटैग में जुड़ गए हैं। जैसे अगर हम बात करें फिल्म स्टार्स हो गए, फुटबॉलर हो गए, जैसे एक्टर पृथ्वीराज अभी इसके सपोर्ट में आए हैं। फुटबॉलर के विनीत ने इसको सपोर्ट किया हुआ है। कांग्रेस के लेजिस्लेटर जो एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस है उसके बाहर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सब हो क्यों रहा है, इसका पीछे कारण क्या है, कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ये हो रही है, इनको हम समझेंगे। इनको समझने के पहले थोड़ा सा हम एक नजर डाल देते हैं लक्षद्वीप पर। तो लक्षद्वीप जो है ना, ये अगर हम बोले इंडिया की वन ऑफ द प्योरेस्ट पार्ट है। अभी बिल्कुल भी गंदगी यहाँ पे नहीं है, जैसा आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा, एकदम क्लीन है। नेचुरल डाइवर्सिटी बिल्कुल भर भर के, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी फुल है, क्लीन एयर है, पॉल्यूशन लेवल बहुत कम है। तो बहुत ही साफ और सुंदर जगह है ये। और लोकेशन वाइज अगर हम बात करें तो जैसे ये इंडिया है, इसमें हम जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे केरला के पास आपको ये दिखेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी और अगर हम जूम करेंगे तो यहाँ पे ये कावारत्ती दिखेगा आपको, जो कि है लक्षद्वीप की कैपिटल। लक्षद्वीप हमारे यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है और इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। 36 आइलैंड को मिला के पूरा ये लक्षद्वीप बनता है। ठीक है, लक्षद्वीप ऐसा नहीं है कि केवल इतना एक आइलैंड है, ऐसे छोटे छोटे 36 आइलैंड को मिला के लक्षद्वीप बनता है। इन 36 में से भी केवल 11 आइलैंड ऐसे हैं जिन पर लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, 11 आइलैंड पर लोग अभी नहीं रहते, बाकी पर यहाँ पे रह रहे हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो एग्जैक्ट पॉपुलेशन तो अभी 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 68,000 के आसपास कुछ पॉपुलेशन थी, लेकिन प्रेजेंट सिनारियो में 70,000 के आसपास इसकी पॉपुलेशन है, 70,000 के आसपास। मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो मलयालम स्पीकिंग है, मलयालम लैंग्वेज बोलती है, और बाय रिलीजन मुस्लिम फॉलोइंग रिलीजन है। ठीक है, रिलीजन बेसिस पे 90% यहाँ पे मुस्लिम्स रिसाइड करते हैं। लक्षद्वीप हमारे लिए इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अगर हम बात करें तो 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है बिकॉज ऑफ लक्षद्वीप। तो इसलिए भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसको सोशल और इकोनॉमिक पैमाने पर रखें, उस इंडिकेटर्स के बेसिस पे देखें तो थोड़ा सा पिछड़ा है। लो पर कैपिटा इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, 13% है। लेकिन कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कल्चरली अच्छा खासा रिच एरिया है ये, तो कल्चरली रिच एरिया है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया गया है। अब हॉट स्पॉट कौन डिक्लेयर करता है, तो एक मिशन ब्लू चल रहा है। उसके अंदर क्या होता है, जितने भी आइलैंड्स ऐसे हैं जो जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जो अभी जिनमें किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं आया है, तो उसके अंदर उसको हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। तो ऐसे ही इसको होप स्पॉट डिक्लेयर किया है, सॉरी हॉट स्पॉट नहीं, होप स्पॉट डिक्लेयर किया है। देन आता है आपका कोरल आइलैंड। तो ये जो आइलैंड है ये कोरल से बना हुआ है। जैसे अंडमान एंड निकोबार की बात करें, वो वॉल्केनिक आइलैंड है कि जब आपका कोई यहाँ पे ज्वालामुखी वॉल्केनो फटा, फिर उसके अंदर से जो लावा निकला वो सेटल होते गया, ठंडा पड़ता गया, उससे वो आइलैंड बना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये कोरल्स नाम के एक छोटे छोटे से जीव होते हैं, उनसे मिलके ये बना हुआ है। तो ये एक कोरल आइलैंड है यहाँ पे। अब अगर इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 लेयर्स में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं यहाँ से, ठीक है, तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दूसरा अगर हम बात करें तो सेकंड लेवल पे यहाँ पे लोकल गवर्नेंस आती है जिसमें पंचायत का रोल आता है। थर्ड लेवल पे आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ का सुप्रीम है। और भी यूनियन टेरिटरीज है, फॉर एग्जांपल दिल्ली, पुडुचेरी, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। लेकिन जब यहाँ पे अगर हम दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, या फिर अगर हम यहाँ पे बात करें लक्षद्वीप की, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन होती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो मोहम्मद फैजल अभी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एनसीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें जिनकी वजह से अभी ये पूरा इशू हो रहा है, तो प्रफुल्ल के पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है। अब देखो, पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो किसी पॉलिटिकल विंग से निकल के आ रहे हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पहले मेंबर रह चुके हैं। जनरली जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट होते हैं, या IAS या IPS, इनमें से किसी को अपॉइंट किया जाता था। लेकिन जब से यहाँ पे ये चेंजेस हुए हैं तो अब यहाँ पे पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट हो रही है।
प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स रह चुके हैं गुजरात सरकार में। जब मोदी वहां पे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उनके अंडर ये होम मिनिस्टर थे। 5 दिसंबर 2020 को इनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया यहाँ का। इसके पहले दिनेश्वर शर्मा जो कि एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है, वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद इनको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया। लक्षद्वीप के साथ साथ ये दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली, इसके भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब इशू कहाँ से शुरू होता है? इशू शुरू होता है ये कुछ रेगुलेशंस लेके आते हैं। जैसे सबसे पहली है LDAR 2021, द ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। तो ये एक ड्राफ्ट लेके आते हैं। इसमें क्या बोलते हैं ये कि हमें किसी भी एरिया को डेवलप करना है अगर, ठीक है, तो डेवलपमेंट के पर्पज से हम उस एरिया की कोई सी भी जमीन उठा सकते हैं लक्षद्वीप वाले एरिया में, और बाद में उसको पब्लिक लैंड डिक्लेयर कर देंगे कि वो पब्लिक पर्पज से है और उस पर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट किया जाता है। तो अब यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये तो फ्रीली पूरे गवर्नमेंट के हाथ में आर्बिट्री पावर्स आ रहे हैं, इन पे कोई चेक करने वाला नहीं है, ऐसे तो ये किसी की भी जमीनें छुड़ा लेंगे और किसी भी टाइप का डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे बिल्डिंग, इंजीनियरिंग, माइनिंग ये सब काम चलेंगे, तो जो अभी वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे जो एरिया है वो क्लीन है, वो भी गंदा होगा, वहाँ का एनवायरमेंट भी खराब होगा, बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस होगा। तो पहला मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो LDAR रेगुलेशन लाएंगे, इसमें डेवलपमेंट के नाम पे सीधा सीधा पूरा जमीन हड़पने जैसी बात हो रही है। सेकेंड, अगर हम बात करें तो लोग इनसे क्यों गुस्सा है, तो देखो अभी अगर हम बात करें, जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी लास्ट ईयर, तो उस टाइम पे लक्षद्वीप में एक भी केस नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट सेकंड वेव में 6000 केस हैं। और इसके लिए भी लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे पटेल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाए गए थे तो लास्ट ईयर जो प्रोटोकॉल था वो ये था कि कोई भी पैसेंजर या XYZ कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे विजिट करता है तो पहले उसको, जो केरला का कोची है, वहां पे इनने कुछ होटल्स लेके रखे थे या गेस्ट हाउस थे, तो 7 दिन तक पहले उसको वहां क्वारंटीन होना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव आता है तो यहाँ पे लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड में आएगा, वहां पे 14 डेज क्वारंटाइन उसको होना पड़ेगा। उसके बाद ही वो मेनलैंड एरिया में एंटर कर सकता है वहां पे। अब ये सारी चीजें थी, लेकिन जैसे ही प्रफुल्ल पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बने, इन्होंने ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर थे SOP, इनमें चेंजेस कर दिए। इन्होंने क्या बोला कि आप इंडिया के किसी भी एरिया से आ रहे हो, आपको केवल एक RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी जो कि ICMR अप्रूव्ड किसी लेबोरेटरी से हो। तो अब ये जब चीजें हुई तो इसकी वजह से वहां पे केसेस बढ़ गए। प्रेजेंटली 6000 केसेस हैं और पॉजिटिविटी रेट 40% का है। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर 100 लोगों की यहाँ पे सैंपलिंग हो रही है तो 40 उसमें से पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो कोविड का भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। थर्ड, अगर हम बात करें, जैसा मैंने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो मलयाली स्पीकिंग है और क्या है, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो देवर ईटिंग नॉनवेज, के वो उनको नॉनवेज खाना वहां पे पसंद है। लेकिन इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि एक और एक्ट लेके आए, एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट लेके आए हैं, जिसमें क्या है, जो बीफ है उसके स्लॉटर, ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग और बाइंग, इन सारी चीजों पे रोक टोक की जा रही है। इवन इसमें फाइन वगैरह और जो सजा के प्रावधान है वो इतने ज्यादा है कि 5 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है और मैक्सिमम 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो इसके अपोज में लोग हो रहे हैं क्योंकि वहां पे मेनली नॉनवेज खाने वाले लोग हैं। स्कूल्स में नॉनवेज की मनाही की जा रही है कि वहां पे अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, जबकि उनका मेन फूड वही है। दूसरा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और नया लॉ लेके आए हैं कि यहाँ पे एक ड्राफ्ट लेके आए कि अब जो पंचायत के इलेक्शन होंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो ये तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे संविधान के भी खिलाफ है। संविधान में कहीं पे ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई है कि आपको अगर कोई भी इलेक्शन लड़ना है तो आपके पास 2 ही बच्चे होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब ओवरऑल मेनलैंड में ये इस तरीके का कोई क्लॉज नहीं है तो लक्षद्वीप में लाना यहाँ पे बनता नहीं है। तो ये भी एक क्लॉज है जो इन्होंने लेके आए हैं। और इसके बाद ये लेके आए गुंडा एक्ट, ठीक है। बेसिकली इसका नाम गुंडा एक्ट नहीं है, लेकिन पब्लिक यहाँ पे अगर हम बात करें फेमस हो गया ये उस नाम से। तो इसमें क्या है, बेसिकली इस एक्ट में क्या हो रहा है कि किसी भी पर्सन को 1 साल के लिए अरेस्ट किया जा सकता है अगर किसी भी तरीके का उस पर शक है पुलिस को या कुछ ऐसे। तो अब यहाँ पे लोग बोल रहे हैं इस चीज का मिसयूज हो सकता है, आप किसी को भी 1 साल के लिए ऐसे उठा के कैसे अरेस्ट कर सकते हो, तो इसको गुंडा एक्ट बोला जा रहा है। इसके अलावा अब यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो ये गुजरात से निकल के आते हैं जहाँ पे शराबबंदी है, शराब को बैन करके रखा है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, लक्षद्वीप में ऑलरेडी जब वहाँ पे अल्कोहल बैन है तो उस बैन को हम हटाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो वहाँ की पब्लिक के अपोज में जा रही हैं, वो इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। हमने पहले जो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो इसका अपोज कर रहे हैं, हमने उसका व्यू जाना। अब यहाँ पे बात करें कि जो बीजेपी है सपोर्टिंग पार्टी या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके यहाँ पे व्यूज क्या है। तो बीजेपी में अगर हम बात करें तो जो केरला इनके हेड है वो क्या बोल रहे हैं कि ये मुद्दा टेररिज्म से लिंक है, ठीक है, इनकी टेररिस्ट के साथ लिंक है, इस वजह से ये इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। और यहाँ पे मेनली क्या है कि जो हथियार है उनकी यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है, इलीगल तरीके से, तो उसी को दबाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, ठीक है। अब आपको भी पता है ये चीजें कि बेसिकली आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि कोई भी अगर क्रिटिसाइज करता है तो या तो उसको टेररिस्ट बोल दिया जाता है या उसको फिर वहां पे पाकिस्तान से लिंक कर देंगे या किसी और चीज से। तो ये सारी चीजें होना आज के टाइम पे कॉमन बात है।
प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो अभी द प्रिंट को दिए हुए अपने एक बयान में इन्होंने बोला कि बेसिकली हम लक्षद्वीप में कुछ खराब नहीं करना चाह रहे हैं, वहां पे जो है सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर के मामले में वो पीछे है, तो इसीलिए हम उसको डेवलप करना चाह रहे हैं। हम उसको मालदीव्स जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, आप देखें वहां पे कितना ज्यादा टूरिज्म आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम इसको मालदीव्स जैसा डेवलप करना चाह रहे हैं और ये रेगुलेशन हम इसी के लिए लाए हैं ताकि हम मालदीव जैसा डेवलप करें। और उन्होंने अपने बचाव में बोला कि अगर मैं ये बिल लेके आया हूं तो पर्सनल इसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली मैं लोगों के बेनिफिट के लिए ही कर रहा हूँ। अराउंड 5 लाख ट्रेवलर्स ऐसे हैं जो हर साल इस आइलैंड पर विजिट करते हैं, ठीक है, तो हम इस टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं अगर यहाँ पे हम ये फैसिलिटीज डेवलप करेंगे। अब लेकिन देखा जाए तो इनकी खुद की पार्टी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। जैसे बीजेपी जो युवा मोर्चा के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस बिल को आने के बाद जो मैं कार्यकर्ता नेशनल लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, केरला और उस एरिया की बात कर रहा हूँ, तो वहां के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने इसको आने के बाद अपना रेजिग्नेशन वहां पे दे दिया है कि हम काम नहीं करेंगे अगर इस बिल को वापस नहीं लिया। और पटेल का कहना है कि हम इसको स्मार्ट सिटी बनाने वाले हैं। तो अब स्मार्ट सिटी तो अभी मेनलैंड में नहीं बन पाई, आप उधर साइड में कहाँ बनाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने अब आपको दोनों के व्यू पॉइंट्स दे दिए कि अपोजिशन क्या बोल रही है और सरकारें क्या बोल रही है। अब उस हिसाब से आप सोचे कौन सही है और कौन गलत है। तो ये हमारा पूरा न्यूज था आज का। तो ब्लैकबोर्ड बाबा को लाइक कर दें जल्दी से वीडियो को। ब्लैकबोर्ड बाबा को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और भी किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम, चारों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। केवल आपको ब्लैकबोर्ड बाबा जाके वहां पे सर्च करना है, ठीक है। वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।